सूबा पंजाब के देहातों की सरजमीन जहां सोना उगलती है, तो वहीं इस सूबे के सनती शहर सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात मुल्क भर में सबसे ज्यादा बरामदात करते हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर में भारी इजाफे का बाइस हैं। यही वजह है कि इन तीनों शहरों को गोल्डन ट्रायंगल यानी सुनहरी मुसल्लस कहा जाता है। बात अगर सियालकोट की जाए तो ये शहर लाहौर से 125 किलोमीटर दूर शुमाल मशरिक में वाक़ है। इस शहर में तैयार करदा खेलों का सामान, मौसीकी के आलात और आलात जराही दुनिया भर में मकबूल हैं। पाकिस्तान में आलात जराही बनाने की तारीख तकरीबन 100 साल पुरानी है। कि भाई ये लोग पहले एक स्काल्पल लेके आए जो वाउंड काटता है, जो आपके बॉडी को काटता है, तो उसकी उन्होंने शार्पनेस के लिए उन्होंने कहा जी इसको शार्प कर दें। उन्होंने शार्पनेस करने के साथ नया भी बना दिया, तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा बड़ा, ये तो बड़ी स्किल है इन लोगों में। तो फिर उन्होंने ऐसे साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स ब्रिटिश में बनते थे, बरतानिया में बनते थे, वो लेके आते रहे यहाँ पे जो हॉस्पिटल में, यहीं से फिर उन्होंने बनवाने शुरू कर दिए। सियालकोट में इस वक्त आलात जराही बनाने के तकरीबन 3400 यूनिट काम कर रहे हैं। यहाँ के मेहनती हुनरमंद कारीगर अपनी जहानत और कारीगरी से इस सनत को परवान चढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इधर ये कि यहाँ पे जी फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं और वो लोग अपनी लेगेसी को लेके चल रहे हैं। अगर कोई वेंडर है, अगर कोई हुनरमंद है, वो उस चीज़ को लेके चल रहा है अपने बाप दादा की। अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी साथ लेके चल रहे हैं। इसी तरह ये बिजनेस जो सियालकोट के लोग हैं, इसी तरह ये मेहनत करते हैं और साथ अपने सारे हुनरमंद जितने भी लोग हैं, वर्कर्स को, सबको साथ लेके चलते हैं। जहां इन आलात के अलावा डेंटल सर्जरी के आलात भी बनाए जाते हैं। जैसे जर्मनी है, आप ये देखें कि उनका पूरी दुनिया में नाम है जर्मन। वो सारे पाकिस्तान से माल लेते हैं, सोर्सिंग यहाँ से करते हैं। वो सब थोड़ी सी अपनी ऊपर मार्किंग करते हैं और वो बेचते हैं अपने नाम से, जबकि बनी हुई प्रोडक्ट सियालकोट की है। आलात जराही वैसे तो दुनिया के कई ममालिक में बनाए जाते हैं, मगर हमारा मुल्क इन ममालिक में सरे फहरिस्त है। सियालकोट में बनाए गए ये आलात बैनुल अक़वामी मयार के ऐन मुताबिक और दुनिया भर में सबसे कम लागत होते हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान और दीगर कई ममालिक हमारे बड़े खरीदार हैं। ये आलात कैसे हमारे मेहनती हुनरमंद कारीगरों के हाथों से और किन किन मराहिल से गुजरकर तैयार किए जाते हैं, ये हम आपको बताते हैं। ये जी हमारा फोर्जिंग स्टोर है। यहाँ पर हमारे जो फोर्जिंग सप्लायर्स हैं, जो कि हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो हमें स्टील को लेकर हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से उसको हैमरिंग करते हैं, ये वाली शेप देते हैं जिस तरह के आप देख सकते हैं, और फिर ये हमारे पास एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पर आता है और इसको हम स्टोर कर लेते हैं। धात को आलात की शक्ल में ढालने के अमल को फोर्जिंग कहा जाता है। ये फोर्जिंग दो किस्म की होती है, कोल्ड फोर्जिंग और हॉट फोर्जिंग। इन आलात को बनाने के लिए कटिंग प्रेस मशीन, ट्रिमिंग प्रेस मशीन और फोर्जिंग प्रेस मशीन इस्तेमाल की जाती है। ये मुख्तलिफ डाइज हैं हमारे पास, अराउंड अबाउट हमारे पास इस वक्त हमारे पास मोर देन 1000 मुख्तलिफ डाइज हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के ट्यूजर निकलता है यहाँ पर। ये शीट को हम डाई के मुताबिक काटेंगे पहले। इन आलात जराही को बनाने के लिए जापानी और मकामी स्टील की चादर को कटिंग प्रेस मशीन से मतलूबा साइज के मुताबिक टुकड़ों में काट लिया जाता है। अब हम इसको इसके मुताबिक डाई के मुताबिक काट ली है और फिर स्टील के इन टुकड़ों को मतलूबा आले की शक्ल में ढालने के लिए फौरी फोर्जिंग प्रेस का सहारा लिया जाता है। जहां फोर्जिंग मशीन के जरिए ट्यूजर की शक्ल में कटिंग की जाती है। ये शीट काट के हमने, ये ट्वीज़र है सर जी, अब ये हमारे पास तैयार होके आ गई है। ये एक सिंगल पीस है और ये दो, जब ये दो मिलेंगे तो ये एक ट्वीज़र मुकम्मल होगा। ये प्रेस मशीन है, यहाँ पे इसके एजेस गोल हो जाते हैं। अगले मरहले में ट्यूजर की शक्ल में कटे टुकड़ों को ट्रिमिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रिमिंग में एक भारी प्रेशर मशीन होती है और इस मशीन में डाई की मदद से ट्यूजर के नाहमवार और तेज किनारों को हमवार किया जाता है। ये अब राउंड हो गया, ये अब फोर्जिंग मुकम्मल हो गई है। ये कट के वहाँ से आई थी, पर जैसे पहले दिखाया आपको,
अब जो वहाँ से कट के आई है यहाँ पर, और इसके एजेस सारे राउंड हो गए हैं। रही सही कसर पूरी करने के लिए फ्यूजर की घिसाई करके फ्यूजर को निखारा जाता है। जो एजेस बकाया बच जाते हैं वो यहाँ पर फाइलिंग उसकी दोबारा होती है। ये आप देख सकते हैं इसकी फाइलिंग होने से पहले के हैं या फाइलिंग होने के बाद के हैं। या आप इसमें वाई देख सकते हैं, ये इसकी जो साइड बड़ी हुई थी वो साफ़ हो गई है। ये अब इसको पॉलिशिंग में मसला नहीं आएगा हमारे लिए। ये अभी देखा आपने, ये है कोल्ड फोर्जिंग। इसमें आपने देखा ये कटिंग होती है, ठीक है। उसके बाद डाई में जो कि जाकर उसकी एज राउंड करते हैं, उसके ऊपर प्रिंटिंग करते हैं, तो इसका ये इस तरह ये फोर्जिंग तैयार होती है। ये देखें डिफरेंट कंपनी से हमें स्टील आ रहा है। स्टील आने के बाद हम इसको पहले वेट करेंगे, वेट करने के बाद हम इसको भेजेंगे कटिंग के ऊपर। कंपनियां अपने क्लाइंट्स की डिमांड के मुताबिक स्टील की क्वालिटी का खास ख्याल रखती हैं। यही वजह है कि हॉट फोर्जिंग के लिए कंपनियां स्टील खुद फराहम करती हैं और फिर स्टील के फराहम किए जाने के बाद वेंडर ऑर्डर के हिसाब से स्टील का वजन करता है। ये पहला स्टेप है हॉट फोर्जिंग का। यहाँ पर कटिंग होने के बाद ये हॉट फोर्जिंग की तरफ जाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के एम्बॉस होंगे, जो चीज़ बननी होगी वो चीज़ बनेगी इसके ऊपर। हॉट फोर्जिंग के पहले मरहले में कोल्ड फोर्जिंग की तरह मशीनों से स्टील के मतलूबा साइज के टुकड़े काटकर प्रेस मशीन के जरिए मतलूबा साइज और डिजाइन हासिल कर लिया जाता है और फिर इन टुकड़ों को एक ट्रे में तरतीब में रखकर हॉट फोर्जिंग के लिए भेज दिया जाता है। हॉट फोर्जिंग के मरहले में दहकती हुई अंगीठी के ऊपर इन टुकड़ों को दहकाकर नरम कर लिया जाता है ताकि इसे मतलूबा शक्ल में ढालने में आसानी हो। दूसरी जानिब मशीन की निचली तरफ मतलूबा आले की शक्ल की डाई फिक्स होती है। ये हॉट फोर्जिंग हो रही है। पहले हमने आपको दिखाया कि पहले कटिंग इसमें होती है, कटिंग होने के बाद ये यहाँ पे आता है हॉट फोर्जिंग की तरफ। ये हमारी हॉट फोर्जिंग हो रही है। आप देख सकते हैं ये किस तरह मशीन काम कर रही है। और ये इसमें इसकी शेप, ये एक रॉ शेप होती है, उसको हम एक शेप देते हैं, डिफरेंट शेप निकलती है इसमें। दहकता हुआ टुकड़ा डाई पर रखा जाता है। मशीन का ऊपरी भारी हिस्सा प्रेशर से दहकते हुए टुकड़े पर गिरता है और टुकड़ा डाई में बनी शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसको शेप देने के बाद अब ये आ गया है ट्रिमिंग के ऊपर। हम इसको ट्रिमिंग बोलते हैं। इसके जो फाइनल सारे एजेस हैं इसको साफ किया जाएगा। ये यहाँ पे अभी यहाँ पे ट्रिमिंग हो रही है। इस मरहले में हॉट फोर्जिंग के बाद खाम आले के गिर्द चिपके रह जाने वाले फाजिल मटेरियल को साफ करने के लिए ट्रिमिंग की जाती है और इस अमल में खाम आले को इसी शक्ल की डाई में रखकर ट्रिमिंग मशीन को प्रेशर से खाम आले पर गिराया जाता है और आले की मतलूबा शक्ल सामने आ जाती है। ये ट्रिमिंग होने से पहले और ट्रिमिंग होने के बाद इसकी अब प्रॉपर शेप निकल आई है। अब आपके सामने ट्रिमिंग का दारोमदार आले की बनावट पर होता है, इसीलिए आले को ट्रिमिंग के कई मराहिल से गुजारा जाता है। कहीं इसके किनारों को साफ किया जाता है तो कहीं इसकी गोलाई को। इसके जो एजेस हैं इसको काटा जाएगा इस मशीन के ऊपर। इस मशीन के कटने के बाद इसकी शेप ये बन जाती है और फिर ये खाम माल फैक्ट्रियों को रवाना कर दिया जाता है जहां बाकी सारे काम अंजाम दिए जाते हैं। ये अब हमारा स्टोर है। इसमें हमारी जो फोर्जिंग निकलती है वो यहाँ पर हमारे पास आती है। ये हमारा रॉ सारे हमारी जो फोर्जिंग जितनी भी निकली हुई है ये हमारे पास सारी पड़ी हुई देख लें, आप देख करते हैं। यहाँ से फोर्जिंग निकलने के बाद ये मुख्तलिफ कंपनी में जाती है, क्योंकि हम सिर्फ फोर्जिंग यहाँ पर निकालते हैं। वहाँ पर फाइनल इसकी जो पॉलिशिंग वगैरह, फाइलिंग वगैरह, एजिंग जो भी होती है, पैकिंग वगैरह सब वही भी होती है। हम वाइंडर हैं सिर्फ फोर्जिंग के। फोर्जिंग निकाल के हम मुख्तलिफ कंपनी को ना दे देते हैं जिनसे हमने ऑर्डर लिया होता है। जैसा कि आपने देखा कि हॉट फोर्जिंग किस तरह होती है, मैं कटिंग से लेकर
उसकी शेप देने तक, उसकी ट्रिमिंग तक, ट्रिमिंग होने के बाद अब ये माल कंपनी में जाने के लिए तैयार है। अब से यहाँ सारा माल कंपनी में चला जाएगा, उसके बाकाया जितने भी प्रोसेस होंगे वो अंदर कंपनी के अंदर ही होंगे। यहाँ पे डाई तैयार होती है जो कि उधर मशीनों में जिससे काम किया जाता है। ये सीज़र का सैंपल आया हमारे पास और हमने इसका जो ना आगे प्रोडक्शन देनी है। ये देखिए उसका ये कॉपर का हमने जो ना तैयार किया अपने हाथों से। फिर हम ये डाइयों में ये इस मशीन के ज़रिए जो ना कैच करते हैं। ये जो है लोहे का आप देख रहे हैं, इसमें जो ना ये स्पार्किंग हो के इसके ऊपर लग जाता है, ये निशान पड़ जाता है। ठीक है ना, ये देखो पूरा तैयार हो गया। ये जो शायद ऑयल चल रहा है ये डाई को ठंडा करने के लिए होता है। ये क्योंकि स्पार्किंग होकर गर्म हो जाती है, इसकी हार्डनेस कम हो जाती है, इसके लिए ये ठंडा होना ज़रूरी होता है इसे। इसके लिए ये ऑयल चल रहा है, डीजल ऑयल है जी। यहाँ से जो इसे प्रोटेक्ट किया जाता है, यहाँ से ये करंट लगा दी जा रही है। ये देखें, ये ऑटोमेटिक मशीन है। उसके बाद डाई तैयार होकर हैमर पे जाती है। ये वो स्पार्किंग रोड मशीन है जिस पे डाई तैयार होती है। जो हमारे वेंडर्स करते हैं ना, तमाम स्पेशलाइज्ड लोग हैं, उनमें हुनर है उस चीज़ का। वो दूसरी जॉब नहीं करते। वो अगर पॉलिशिंग कर रहे हैं तो पॉलिशिंग के मास्टर हैं, अगर वो इलेक्ट्रो पॉलिशिंग कर रहे हैं या फाइलिंग कर रहे हैं, रगड़ाई कर रहे हैं तो उसके मास्टर्स हैं। तो ये इससे मिल के फिर सारा सिलसिला चल रहा है। और मेरे ख्याल के मुताबिक तकरीबन 50,000 के करीब लोग हैं जो सर्जिकल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। सीजर्स की जो हैं जी कि काफ़ी ज़्यादा किस्म की सीजर्स हमारे पास आती हैं, जिसमें कि डिफरेंट सर्जरीज़ में वो यूज़ होती हैं। कुछ ड्रेसिंग सीजर्स होती हैं, कुछ बैंडेज कटिंग होती हैं, कुछ बिल्कुल फ़ाइन डाइसेक्टिंग सीजर्स आती हैं। कुछ हमारे पास फिर जी सुपर कट्स आती हैं जो कि सर्जरी के हिसाब से वो हमारी जो डॉक्टर की रिक्वायरमेंट्स उसके मुताबिक हम बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास सीजर की जो हैं वो मोर देन 100 आइटम्स होती हैं। तो वो हम आपको दिखाएंगे कि हमारी मिलिंग डिपार्टमेंट किस तरह है, किस तरीके से काम करती है और कौन कौन सी मशीन्स हैं। आइए। कैंची के दो अलग अलग हिस्सों को प्रा कहा जाता है और ये प्रा खाम माल की शक्ल में आते हैं, इसीलिए इस काबिल नहीं होते कि उन्हें आपस में जोड़ा जा सके। ये जी हमारी जिस तरीके से ये एक सीज़र है, ये इसके दो परे हैं, इनको परा कहा जाता है, मतलब ये एक पेयर है पूरा। ठीक है, अब ये जब हमारे पास रॉ फॉर्म में आती है तो ये आपस में इस तरीके से सही बैठ नहीं सकती। ठीक है जी, उसके बाद इसकी मिलिंग की जाती है। फॉर्जिंग के बाद मिलिंग का एक अहम मरहला आता है। मिलिंग वो अमल है जो मिलिंग मशीन के जरिए कैंची के दोनों प्रा के हत्थे को तराशकर हमवार करता है ताकि दोनों प्रा आसानी से एक साथ बैठ जाएं। इसकी मिलिंग के बाद इसका रिजल्ट ये आता है। अब आप अगर इसको आपस में इस तरह बिठाएंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ फिक्स बैठ जाएगी और प्रॉपर सेट हो जाएगी। इसके बाद फर्दर प्रोसेस किए जाते हैं कि जिसके बाद कैंची अपने वर्किंग पॉइंट की तरफ आ जाती है। इस अमल के बाद फाइलिंग के मरहले में भेज दिया जाता है। फोर्जिंग के बाद मिलिंग हुई, मिलिंग के बाद जब ये हमारे पास फाइलिंग सेक्शन में आ जाता है, इसके बाद हमारे ये जो वर्कर्स हैं इसको इसके ब्लेड्स को बिल्कुल ये साफ़ करके उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत हल्का ये रस्ट ही होता है, लेकिन ये बेसिकली उसको थोड़ा सा सफाई करते हैं ऊपर से ना। इसकी मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, ये उसकी सफाई के लिए फाइलिंग की जाती है ताकि जो प्रोडक्ट है वो अपनी बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ जाए। इसके बाद इसकी ये कटर किया जाता है कि जिसमें इसने जो स्क्रू है उसमें इसमें फ़िक्स होना है। तो ये आइटम के स्टैंडर्ड्स हमारे पास मौजूद होते हैं कि हमने इसके साइज़ के मुताबिक कटर साइज़ क्या होना चाहिए और स्क्रू साइज़ क्या होना चाहिए। तो ये जो हमारे वर्कर्स हैं इसके बाद इसको साथ बिठा कर इसकी सेटिंग करते हैं। फाइलिंग यानी हाथ से घिसाई का काम बज़ाहिर तो आसान नजर आता है, मगर इस काम के लिए अच्छी खासी महारत की जरूरत होती है। माहिराना हाथों से रेती की मदद से रगड़कर फाजिल मादा साफ किया जाता है और मतलूबा मयार हासिल किया जाता है। चाइना, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, तमाम लोग क्यों सियालकोट के लिए इसके मरहूने मिन्नत है या क्यों ये मोनोपोली है सियालकोट की कि ये जो हुनर है ना, उन्होंने बड़ी कोशिश की इसको मशीनों पे लेके जाने की, ये लेकिन ये हाथ की जो स्किल है ना ये नहीं लेके जा सके। जी ये जो है ये एक फॉर्सेप है, ये भी एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की टाइप है जो कि ग्रास्पिंग के लिए यूज़ होता है। जब डॉक्टर सर्जरी कर रहा होता है तो स्किन को सिर्फ ग्रास्प करना होता है, ये इसमें कटिंग एक्शन नहीं होता, ये सिर्फ उसको ग्रैप करता है जो आपकी स्किन होती है, टिश्यूज़ होते हैं या बोन्स होती हैं। इसका प्रोसेस सीज़र से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सीज़र में हम जो है वो कटर यूज़ करते हैं, स्क्रूज़ यूज़ करते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है कि इसमें दूसरा एक जो पेयर है वो दूसरे के साथ फिक्स हो जाता है।
ये जी हमारा ब्लेड ग्राइंडिंग प्रोसेस है जो कि सिज़र में यूज़ होता है। इसमें सिज़र्स के जो ब्लेड्स हैं उनको हम थ्रू दिस मशीनरी हम इसको बिल्कुल साफ़ कर देते हैं बिल्कुल, क्योंकि जब इसने वर्क करना है तो इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ी सी भी कोई रड़क होगी तो ये जो सिज़र है ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी, आपस में चलेगी नहीं। तो इसके यहाँ पर इनर प्लेट और जो उसका आउटर प्लेट होता है उसकी ग्राइंडिंग की जाती है। कैंची के दोनों प्रा को जोड़ने से कबल इसके ब्लेड की धार की ग्राइंडिंग की जाती है। ऐसा करने से ये अमल बआसानी हो जाता है और फिर दोनों हिस्सों को बिठाने में सहूलत हो जाती है। ये जी हमारा जिस तरीके से आपने ब्लेड ग्राइंडिंग देखी थी, इसके बाद हमारा ये सेटिंग डिपार्टमेंट है जहाँ पे तमाम आइटम्स की सेटिंग की जाती है। इनके जो पेयर्स हम बनाते हैं उसमें प्रॉपर हम स्क्रूज करके इसको फाइनल सेट करते हैं कि जो आइटम है उसकी चाल बिल्कुल अपने टेक्निकली बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए। फिटिंग के लिए आने वाली कैंची के दोनों हिस्सों के दरमियान सुराख किए जाते हैं और दोनों हिस्सों को साथ बिठाकर स्क्रू लगाकर या फिर सुराख में धाती पिन ठोककर जोड़ दिया जाता है। इस अमल को पिन फिटिंग कहा जाता है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये फॉर्सेप्स हैं, फिर हमारे पास कुछ सिजर्स की आइटम है। जिस तरीके से ये सिजर की ब्लेड ग्राइंडिंग के बाद कच्चे पीस इसकी भी सेटिंग की जाती है दोबारा से कि इसकी भी एक चाल बनाई जाती है कि बिल्कुल अपने जब ये कटिंग एक्शन में आए तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाए। इसके बाद चाल सेट की जाती है ताकि कैंची अमली तौर पर ठीक काम कर सके। इसकी कटिंग, इसकी चाल यहाँ पर फाइनल सेट हो जाती है। उसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस पे लेकर जाते हैं जिसमें इसकी ये पॉलिशिंग की जाती है। ये हमारा पॉलिशिंग डिपार्टमेंट है जिसमें जो आपका स्टील है उसकी जो अंदर से इनर फिनिश है उसको बाहर निकाला जाता है और जो प्रॉपर स्टेनलेस स्टील की एक फिनिश आती है उसमें हमारे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जिसमें कि पहले सिर्फ उसको एक कटाई किया जाता है, उसके बाद उसकी एक वो सिल्वरनेस जो आ जाती है वो बाहर आती है। उसके बाद फिर हम उसको डिफरेंट फिनिशेस के ऊपर लेकर आते हैं, वो हमारी कस्टमर की डिमांड के हिसाब से होता है। ठीक है, इसमें हमारे सिजर्स, फॉर्सेप्स और स्पेशल आइटम्स तमाम की जो है यहाँ पर पॉलिशिंग की जाती है और उसका जो एंड आइटम होगा ये चीज़ जो है हमारा इसका फिनिश प्रोडक्ट होता है जो कि बिल्कुल अपनी स्टील की एक फिनिश में आ जाता है, पॉलिश फिनिश। ये पॉलिश फिनिश माल है हमारा। इसमें डिफरेंट फिनिशेस और भी हैं, कुछ डल होते हैं, कुछ सैंड ब्लास्ट होते हैं और कुछ हमारे ये पॉलिश माल होते हैं। पॉलिशिंग के कई मराहिल होते हैं। इब्तदा में ग्रैंड मशीन में लगे मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ नंबरों के बेल्ट से रगड़ाई की जाती है। कोई आले की गोलाइयों को चमकाने के लिए होता है तो कोई अंदरूनी बैरूनी सतह को, और इस तरह धात की असल चमक को निखारा जाता है। ये काम बड़ा सब्र आजमा और तवज्जो तलब होता है और ये काम किसी माहिर कारीगर के बगैर मुमकिन नहीं। और फिर फाइनल पॉलिशिंग के लिए भेज दिया जाता है। ये हमारा वो इनिशियल पॉलिशिंग थी, ये हमारा फाइनल पॉलिशिंग डिपार्टमेंट है कि जिसमें हमारे कस्टमर की डिमांड के मुताबिक हम उसकी आइटम की जो फिनिश है उसको वो करते हैं। आपके सामने इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस हालत में ये पीछे से इनिशियल पॉलिशिंग से प्रोडक्ट्स आती हैं और फिर हम इनको दोबारा से फाइनल पॉलिश करते हैं कस्टमर्स की डिमांड के मुताबिक। कुछ पॉलिश जाते हैं, कुछ हमारे डल जाते हैं, कुछ सैंड ब्लास्ट फिनिश में जाते हैं। तो यहाँ पे ये आइटम फाइनल पॉलिश होकर उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट मूव करती है जहाँ पे जाके इसकी प्रॉपर क्वालिटी चेकिंग की जाती है। फाइनल पॉलिशिंग का ये मरहला बहुत अहम होता है। इस मरहले में क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक पॉलिशिंग की जाती है। कुछ आलात को ग्लॉस पॉलिश की जाती है और कुछ को डल पॉलिश किया जाता है। ये जी हमारा अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जब फाइनल पॉलिशिंग के बाद हमारा सारा माल आ जाता है उसके बाद सारी प्रोडक्ट्स को क्लीन किया जाता है थ्रू प्रॉपर केमिकल्स, और ये मशीन्स हैं, इसमें स्टीम होती है केमिकल जो के अंदर जाकर बिल्कुल जो पीछे से कोई पॉलिशिंग के दौरान वो मसाला वगैरह लगाते हैं वो चीज़ें अंदर उसके स्टक हो जाती हैं, तो उनको निकालने के लिए उसके बाद इनको इस तरह स्टैंड्स में हैंग करके हमारे क्वालिटी कंट्रोल में इसको भेजा जाता है जहाँ पे इसकी क्वालिटी चेक होती है, प्रॉपर ऑयलिंग होती है, सेटिंग होती है फॉर्सेप्स की और डिफरेंट जो हमारी आइटम्स। ये कुछ हमारी डिफरेंट पूरी हमारी रेंज में से कुछ आइटम्स हैं जो कि अभी ये ऑर्डर में जाने के लिए तैयार हैं। इनकी हमने दोबारा से इसकी जाके सफाई एक दफ़ा होगी, प्रॉपर पैकिंग होगी और फिर हम इसको अपने कस्टमर्स को शिप कर देंगे। तो इसमें डिफरेंट रेंजेस हैं, कुछ स्पेशल आइटम्स हैं हमारे पास, कुछ हमारे पास ये फॉर्सेप्स की हैं, कुछ डेंटल हैं और कुछ हमारे पास ये बोन चिजल्स होती हैं।
रिट्रैक्टर्स सिस्टम्स होते हैं। ये जी हमारा क्वालिटी कंट्रोल रूम है। यहाँ पर हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको उनकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, उनकी फिनिशिंग, उनकी टेक्निकल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेक किया जाता है कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है जी। और ये हमारे सारे क्वालिटी वर्कर्स हैं जिनको कंप्लीट आइटम्स के बारे में नॉलेज होता है कि ये टेक्निकली इन्होंने क्या करना है, इसकी फिनिश किस तरीके से होनी चाहिए। तो कुछ जो थोड़ी बहुत अगर चीज़ें कुछ रह जाती हैं तो ये यहाँ पर आके उनको प्रॉपर टेक्निकली भी और उनकी फिनिश के हिसाब से उसको बिल्कुल चेक करके तो नेक्स्ट आगे हमारी पैकिंग में मूव कर देते हैं। क्वालिटी चेकिंग के बाद जब प्रोडक्ट बिल्कुल फाइनल हो जाता है तो उसकी पैकिंग से पहले हम लोग उसकी ब्रांडिंग करते हैं। इस पर हमारी कंपनी का नाम और मेड इन पाकिस्तान उसको स्टैम्प किया जाता है। ये हमारे पास सबसे लेटेस्ट लेज़र मार्किंग मशीन है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली ये कच्चे अड्डों में भी इसकी मार्किंग की जाती है, लेकिन ये सबसे हाईएस्ट क्वालिटी मार्किंग होती है। इसका जो सबसे बेनिफिट ये है कि एक तो इसका क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आती है, दूसरा इसके ऊपर रस्ट आने के चांसेस बहुत मिनिमम। ये जी हमारा पैकिंग डिपार्टमेंट है। लेबलिंग के बाद, स्टैंपिंग के बाद ये हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे आके इनकी एक दफ़ा दोबारा से मज़ीद सफाई करके फिर इसको हम अपने जो हमारे लेबल्ड ये पैकिंग है इसके अंदर हम इसको पैक करके और डायरेक्ट जो है वो कस्टमर को शिप किए जाते हैं। इसमें मज़ीद यहाँ पे भी हमारी पैकिंग हो रही है। कुछ आइटम्स हमारी जो हैं वो यहाँ पे कस्टमर की डिमांड के मुताबिक कुछ किट्स में हम लोग भेजते हैं। ये 8 इंस्ट्रूमेंट किट होता है जिसमें डिफरेंट किस्म की आइटम्स हम लोग डालकर तो उसको एज अ किट बनाकर कस्टमर को सेंड करते हैं। इसके बाद फिर हमारी ये फ़ाइनल पैकिंग होकर लेबल्स लग के फिर दोबारा हम लोग शिपमेंट डिपार्टमेंट में इसको ले जाते हैं और वहाँ से आगे शिपमेंट आती है। ये हमारा जी शिपमेंट डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आके सारा पैक होकर हम ये पार्सल्स वगैरह में इसको पैक करते हैं, फाइनल पैकिंग करके। फिर जब कस्टमर हमें कोरियर्स वगैरह और जो भी एयर फ्रेट का सिस्टम होता है वो हमारा कंप्लीट करके सेल्स डिपार्टमेंट फिर यहाँ से सारा जो है वो थ्रू कभी बाय एयर भी जाती है, कभी शिपमेंट हमारी कभी बाय सी भी जाती है। तो यहाँ से पैक हो के नीचे हमारे कोरियर वाले आ जाते हैं, कार्गो वाले, वो हमारा जो है सारे पार्सल्स को लोड करके फिर वो उसको शिप कर देते हैं या बाय एयर भेज देते हैं। सियालकोट की इस कॉटेज इंडस्ट्री ने यहाँ की सनत को सहारा दिया हुआ है। ये इन हुनरमंदों की कारीगरी ही है कि उनके हाथों से तैयार किए गए इन आलात ने बैनुल अक़वामी मार्केट में अपना एक खास मकाम हासिल कर लिया है। क्योंकि यहाँ के लोग बड़े हुनरमंद हैं, बड़े मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं और ये हुनरमंदों का शहर है, कॉटेज इंडस्ट्री है हमारी। तो इसको हम इसको इस तरह लेके चल रहे हैं सारे लोग मिलके। सर्जिकल का काम ऐसा है कि सारी कंपनियां एक जगह पे सारे काम नहीं कर सकती, इसलिए छोटे छोटे वेंडर्स की उनको ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया ना ये कॉटेज इंडस्ट्री है। अब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आप एक सीजर को ले लें, उसके 50 डिफरेंट स्टेप हैं और हर कंपनी की ये सकत नहीं है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो उसके 50 के 50 स्टेप इन हाउस करे। उसके लिए फिर छोटे छोटे वेंडर्स हैं जिनको ये काम देते हैं, वो बाहर जाकर काम करते हैं, वो अपनी जॉब करके उनको वापस ला कर देते हैं। इस तरह लोगों में रोजगार फैलता है। हमारे पास ये एक छोटा सा प्रोसेस हो रहा है वाटर स्टैंड। इसमें होता क्या है कि एयर प्रेशर के साथ एमरी ग्लास बीड जो इस्तेमाल होती है ना, वो ग्लास बीड की वजह से ये इसके बॉडी पे चमक आ जाती है, अपनी अलग ग्लास की शेड आती है इससे। ये हमारे पास पीस आया था पॉलिश। अब इसको हमने वाटर स्टैंड किया है तो ये थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। तो जो हम लोग स्किल के वाले से कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं, वहाँ एक लेवल था वहाँ तक हम पहुँच गए हुए हैं। अब उससे ऊपर टेक्नोलॉजी की बात है तो वो हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, टेक्निकल यूनिवर्सिटी लेके आए जहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाए और जाकर वो फिर फैक्ट्रियों में काम करें। तो फिर हम लोग मज़ीद तरक्की कर सकते हैं और जो बहुत पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में। जरूरत इस बात की है कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले हुनरमंदों की हौसला अफजाई के लिए इक़दाम किए जाएं। इस इंडस्ट्री में शामिल होने वाले नए कारीगरों की न सिर्फ तरबियत की जाए बल्कि मुसाबिकत के इस दौर में इस सनत को जदीद खुतूत पर इस्तवार किया जाए ताकि बैनुल अक़वामी मार्केट का मुकाबला किया जा सके।